कहानी है एक माँ की जो अपने बेटे को रात में आखिरी बार देखने के लिए उसका दरवाज़ा खोलती है। 2 साल का बच्चा होता है। दरवाज़ा खोलने के बाद जब अपने बेटे के पास पहुँचती है और जब उसके माथे को चूमती है तो देखती है उसका बेटा पूरा नीला पड़ गया है। उसकी सांसें रुक चुकी है और ये सब देख के वो घबरा के इमरजेंसी टीम को कॉल करती है। कॉल करने के बाद पैरामेडिकल की टीम आती है, उसको इमरजेंसी रूम में ले जाती है और डॉक्टर प्रयास करके उसके हार्ट और उसके लंग्स को किसी तरीके से वापस फंक्शन करने के लायक बना देते हैं। उसको वो लोग फिर घर लेके आते हैं, लेकिन एक समय बाद फिर उसको अस्थमा से रिलेटेड कुछ इशू होता है जिसकी वजह से उसको फिर हॉस्पिटल में जाके एडमिट कराना पड़ता है। फिर डॉक्टर प्रयास करके उसको किसी तरीके से ठीक कर देते हैं। लेकिन उसके साथ चल क्या रहा था, 15 साल की उम्र में वो लड़का बड़ा होता है। 15 साल की उम्र में घर से बाहर निकलता है तो उसको अचानक एक दौरा पड़ता है अस्थमा का, जिसमें उसकी सांसें रुक जाती हैं। फिर उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको घबरा कर हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कराते हैं। एडमिट कराने के बाद वो किसी तरीके से फिर से ठीक हो जाता है और वो घर आता है। लेकिन उनके माँ बाप को एक टेंशन हो रहा था कि मेरे बेटे को अभी इतनी छोटी सी उम्र में अस्थमा जैसी रिलेटेड इशू हो रहा है, इन फ्यूचर में इसका क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था ये किसी बाहरी बच्चों के साथ खेल नहीं सकता, बाहरी किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं कर सकता जिसमें लंग्स का बहुत ज़्यादा काम हो। तो बहुत परेशान थे कि क्या करेगा। किसी तरीके से डॉक्टर ने उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी एक प्रेडनिसोन टैबलेट आती है उसको दिया। उन्होंने बोला कि इसको 14 साल तक कंटिन्यू लेना है। वो लेना स्टार्ट किया। किसी तरीके से उसकी लाइफ लाइन चलने लग गई थी। पल्मोनरी फंक्शन का एक उसका टेस्ट कराया गया जिसमें बताया गया कि जो उसकी बड़ी वाली विंड पाइप होती है, बिग विंड पाइप, वो 17% वर्क कर रही थी और जो छोटी वाली विंड पाइप होती है वो सिर्फ 8% वर्क कर रही थी। और 27 साल की उम्र में फिर कुछ ऐसा इशू होता है अस्थमा को लेके जिसकी वजह से फिर वो हॉस्पिटल जाता है और अब वो इतना मैच्योर हो चुका रहता है कि परेशान होता है। परेशान होकर अब वो डिसीजन लेता है कि मैं कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स लूंगा अपने बॉडी में, लाइक हैवी एंटीऑक्सीडेंट्स लूंगा, तब जाके मेरी बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी। और इतना कुछ सोचने के बाद वो अपने बॉडी में हैवी एंटीऑक्सीडेंट लेना चालू करता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर उसकी जो फंक्शंस है उसको एक अच्छी फीलिंग आने लग जाती है। और 12 महीने 13 महीने के बाद उसका फिर से एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि जो उसकी बड़ी वाली विंड पाइप होती है ना, वो 86% काम करना चालू कर दी और जो छोटी वाली विंड पाइप होती है वो 56% काम करना चालू कर दी। क्या आपके भी लाइफ में, क्या आपके जानने वाले में ऐसा कोई इंसान है जिसको लंग से रिलेटेड कुछ इशू है? इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्या पता कुछ ऐसा क्लू मिल जाए जो उस इंसान के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम लोग लंग्स और एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे। हमारे बॉडी के अंदर जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है फ्री रेडिकल्स की वजह से, तब जाके बॉडी के अंदर इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। और जब नाक के रास्ते, हमारे नोज के रास्ते से जब एयर पॉल्यूशन एंटर करता है और वो लंग्स में जो फाइन टिश्यूज होती है जिसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं, वहां तक जाता है एयर पॉल्यूशन, तब हमारे अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और उसके साथ जब ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फ्यूल और सिगरेट के धुओं को भी अगर हमने इंक्लूड कर लिया, तब जाके प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इन सब से बचने के लिए बॉडी के पास खुद का एक नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म होता है, उसके थ्रू बॉडी खुद को सही करने का प्रयास करती है। अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल सेफ्टी ऑफ लंग्स की, जिसमें हम लोग ईएलएफ से स्टार्ट करते हैं। ईएलएफ यानी कि एपिथेलियल लाइनिंग फ्लूइड्स होता है, जो कि एक म्यूकस की थिक लेयर होती है जिसके ऊपर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। सीलिया एक ब्रश की तरह काम करता है। जब भी हमारे नोज के थ्रू कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तो सीलिया उसको बाहर करने का प्रयास करती है। या फिर अगर हमारे एयर के थ्रू अगर कुछ हमने ओजोन या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंटर किया तो वो जो सीलिया होता है वो उसको एफर्टलेस बना देता है। और ईएलएफ कभी कभी क्या होता है कि हमारे म्यूकस लेयर के ऊपर एंटीऑक्सीडेंट्स का एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर हमारा विटामिन ई, विटामिन सी एंड ग्लूटाथियोन भी होता है। ईएलएफ के पास एक क्वालिटी होती है जिसको हम लोग एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटी वायरल बोलते हैं। ये करती क्या है कि जब भी कभी किसी इंफेक्शन के कांटेक्ट में आएगी तो ये लंग्स के ऊपर का लिक्विड धीरे धीरे डेंस कर देती है। और जब लंग्स के ऊपर का लिक्विड डेंस होता है ना, तो व्हाइट सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। व्हाइट सेल्स यानी कि मोनोसाइट। और मोनोसाइट जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो मोनोसाइट्स कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, कई सारे टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, तो धीरे धीरे हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े के ऊपर इकट्ठा होने लग जाते हैं। और जब लंग्स पे मोनोसाइट की वजह से स्वेलिंग आती है तो हमारा ईएलएफ डैमेज होता है। और जब ईएलएफ डैमेज होगा तो लंग्स के टिश्यू सही से काम नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से हमारे लंग्स में जो फंक्शन होता है कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। लंग्स में स्वेलिंग की हम लोग बात करें तो लंग्स में जब स्वेलिंग होता है तो उस समय शरीर के अंदर एंटीबॉडी और एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत बुरी तरीके से
कमी हो जाती है। और स्पेशली जब ये समस्या बच्चों में होती है तो बच्चों के अंदर एक के बाद एक इन्फेक्शन उनको होने लग जाता है। और अस्थमा का जो मेन रीजन है वो पहले डॉक्टर्स इसको ब्रोंकोस्पाज्म मानते थे। इसमें क्या होता है कि जब आपके सांस की नली धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाती है, जब लंग्स तक पहुंचने वाले सारे रास्ते नैरो हो जाते हैं, हमारा लंग सही से काम नहीं कर पाता, तो उस सिचुएशन में आपको थियोफाइलिन या एल्बिट्रॉल करके मेडिसिन दी जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई है तब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और प्रेडिसोन बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि अस्थमा का मेन रीज़न ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। आज के एनवायरनमेंट में जहाँ हवा भी शुद्ध नहीं, पानी भी शुद्ध नहीं, कुछ शुद्ध नहीं, स्पेशली हवा की, इंडस्ट्रियल अगर एयर की हम लोग बात करें तो सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से अस्थमा एक बहुत बड़ी महामारी बनती जा रही है। और अगर आपको आज से थोड़ा सा हेल्दी रहना है तो आपको ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट होता है, अंगूर के बीज का अर्क आपको सेवन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। इसके साथ अगर आपने कैल्शियम लिया और मैग्नीशियम लिया तो आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ब्रोंकोस्पाज्म को नॉर्मल करता है, जो नली आपकी श्रिंक हो चुकी है उसको फुलाने का काम करता है। तो आज के लाइफ में ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को सेफ रखने के लिए आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ क्रॉनिक लंग्स डिजीज के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर आपका एम्फेस्मा आता है, ब्रोंकाइटिस आती है, ब्रोंकियोलाइटिस आती है। इन सब सिचुएशन में ऐसी समस्या स्टार्ट होती है कि आपके चेस्ट में पेन होने लग जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी, और कभी कभी तो क्या होता है कि जब आप सांस लेंगे तो उसकी आवाज़ बाहर तक आएगी, तो मतलब ऐसी आवाज़ कि जिसको आप बिना स्टेथोस्कोप को सुन सकते हैं। मतलब ये सारी समस्या भी हमारे अंदर इस एनवायरनमेंट की वजह से आ रही है। और इसके साथ साथ सिगरेट का जो धुआं होता है, जब हम सिगरेट पीते हैं उसके साथ एयर पॉल्यूशन बहुत भयानक तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, किसी से अल्कोहल की जो लत होती है उसको आप छुड़ा सकते हैं, लेकिन सिगरेट की लत इतनी आसानी से नहीं छुड़ा सकते। ये लाइफ बहुत छोटी है तो इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का प्रयास करिए। इस ऐसी कुछ चीज़ें मत करिए जिससे आपकी लाइफ बहुत बुरी तरीके से स्पॉइल हो जाए। एक बार उस इंसान से मिलिएगा जो सांस के लिए, एक एक सांस के लिए जूझ रहा है। तो अगर हो सके तो किसी तरीके से इस बुरी वाली लत से आप लोग दूर रहिएगा। उम्मीद करते हैं ये पूरी लंग्स की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी यह वीडियो, क्या कमेंट है इसमें, एवरीथिंग जो भी आपको समझ आया एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।